वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी, बिहार, झारखंड पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। जितने भी छात्र पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें। एंड आप भी चाहते हैं 2022 में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले एंड उससे हम स्टडीज़ कर पाएँ, अपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए आप तैयारी, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि इस पर चैनल पर कई बार पिछली बार क्लासेस चलाई गई हैं। मैथ की कई चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम डेली कराते जा रहे हैं। आज देखिए हम साइंस की क्लास चला रहे हैं, तो साइंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शुरुआत होनी चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ये बताइए, क्वेश्चन आप पे आता है या नहीं। वीडियो रोक कर एक बार कमेंट में आंसर बताइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसका क्या आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए सही से। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है। एक्चुअली में जो विसरण की दर होती क्या है, विसरण की दर, किसी गैस के विसरण की दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर को हम क्या लिखते हैं, गैस के विसरण की दर। ये किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है संयोजकता पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, परमाणुकता पर, अणुभार पर। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक है करेक्ट ऑप्शन। आप आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका एक्चुअली में स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो किसी भी गैस के विसरण की दर तो निर्भर करती है एक तो उसके अणुभार पर, ठीक है, एक तो उसके अणुभार पर निर्भर करती है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल होता है 1/√m और आर प्रोपोर्शनल होता है 1/√d। ठीक है, यानी कि उसके जो विसरण की दर है वो उसके अणुभार m पर निर्भर करती है और d उसका घनत्व है, यानी कि गैस के विसरण की दर अणुभार पर निर्भर करती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी में से ये घुमा के क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि इसमें अणुभार नहीं दिया होता, यदि वो दे देता गैस के विसरण की दर अणुभार पर निर्भर न करके किस पर करती, यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, विसरण की दर 1/√m, यानी कि ये तो हो गया अणुभार पर, और एक मैंने आपको बताया था r बराबर 1/√d, यानी कि इसने तो दे दिया अणुभार पर, लेकिन गैस के विसरण की दर 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, पहला अणुभार पर, दूसरा होता है घनत्व पर। इन 2 चीज़ों को ध्यान रखेगा, 2 में से एक ऑप्शंस दे देगा, उसी को आपको टिक करना है। अभी तो अणुभार दे दिया, अगर यदि घनत्व दे देता तो घनत्व सही हो जाता। ठीक है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। तो अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होता है, इसके लिए आपको इसे याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपसे अधिकतम प्रायिकता वेग पूछा है, तो इसका अधिकतम प्रायिकता वेग कितना होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ लेता, अधिकतम प्रायिकता वेग नहीं पूछता, यदि आपसे पूछ लेता वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग पूछता, तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाते, तो आप इस वाले ऑप्शंस को करेक्ट लगाते, यानी कि रूट में 3RT/m यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी इस वाले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन से मैं आप पे कॉन्सेप्ट के साथ कई क्वेश्चंस क्लियर करा रहा हूँ, एंड ऐसे आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए रेगुलर, आप कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छी रैंक लाइए, हम चैनल से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने को अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, VHC का पूरा नाम क्या है, यानी फुल नेम ऑफ VHC।
तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। देखिए जो स्टूडेंट्स साइंस में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा इसका नाम क्या होता है। इसका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि कौन से ऑप्शंस में है? ऑप्शंस नंबर सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला। कहे क्या रहा है इसमें, देखिए यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 तथा Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26, तो इस तत्व के संयोग से बने यौगिक का सूत्र। ये स्टूडेंट्स आपसे हर साल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के पूछने के 99% चांस हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, कॉन्सेप्ट क्या है मैं इसमें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हर बार एग्जाम में आता है। तो देखिए एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स का। तो एक्स का आपको दिया है 283, हमने लिख लिया, और बाई का भी लिख लेते हैं। बाई का हमको दिया है 26, है ना, 26। अब कलर चेंज करते हैं, समझाते हैं आपको आसानी से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनकी संयोजकता निकालनी होगी। तो सबसे पहले कोई तत्व मान लीजिए x है, इसकी संयोजकता क्या है, आप संयोजकता निकालना जानते होंगे। देखिए किसी तत्व के अंतिम इस कक्षा में, यानी अंतिम बाहरी कक्षा में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना। तो इसकी संयोजकता यानी कि तत्व x की संयोजकता 3 हो जाएगी। तो हम x की संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं 3, ठीक है। और y की संयोजकता कितनी हो जाएगी? y यानी कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा देते हैं, यानी 8 में से 6 गए, तो यानी कि कितना बचा? 2, यानी कि इस तत्व की संयोजकता 2 हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए इसे कर ली मैंने, संयोजकता इसकी 6 कैसे निकाल ली, यानी कि मैंने इसमें 8 में से क्यों घटाया, इस बात को समझिए। किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वही संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। यदि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे आप 8 में से माइनस कर दीजिए, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, तो इसकी संयोजकता यही होगी एक्स की। और इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मतलब 4 से ज़्यादा है, यानी कि 4 से जब भी ज़्यादा हो तो आप उसे 8 में से माइनस कर दीजिए, जो बचा होता है वो उसकी संयोजकता। 8 में से 6 गए तो यानी 2, इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब इसका यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं, तो इसे समझने के लिए अब स्टूडेंट समझिए यौगिक का सूत्र, यानी कि ये वाला 2 है, यानी बाई की संयोजकता इस एक्स पर चढ़ा देते हैं, और ये एक्स की संयोजकता बाई पर चढ़ा देते हैं। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है x2/3। क्या समझ में आ गया? बाई की संयोजकता इस x वाले तत्व पे चढ़ा देते हैं, और x वाले तत्व की संयोजकता बाई वाले तत्व पे चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बनता है, यौगिक का सूत्र बनता है, वो बनता है x2/3। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो बैक करके आप दोबारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, 99% चांस है ये फिर से पूछा जाएगा, है ना। या ये क्वेश्चन नहीं तो इसी के जैसा पूछा जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप इस जैसे हज़ारों क्वेश्चन बना लोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको हल कीजिए। तो ये फॉर्मूला दिया आपको, जल गैस का सूत्र है। तो जल गैस का क्या सूत्र है ये आपसे पूछा था, फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। तो जल गैस का क्या सूत्र होता है, मैंने आपको पहले बताया था, CO+H2, ये जल गैस का सूत्र होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, यानी कि जल गैस का सूत्र। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। तो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है,
क्या कहा जाता है? तो इसको थ्योरी है, यानी आप थ्योरी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को आप कर लेंगे। यानी कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, तो ये थ्योरी में से ये क्वेश्चन उठा है। यानी आप थ्योरी को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ये साइंस में आपके थ्योरी से बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्या कहते हैं? वह ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब का, यानी कि द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। तो इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए। क्वेश्चन को, दो विपरीत एवं बराबर बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं, इसकी गति होगी। सबसे पहले इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके शेयर कीजिए उनके ग्रुप में। ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं उनकी ज़रूरत है उन्हें बताइए। इस चैनल पर प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड दोस्तों को जोड़े, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उतनी ही तगड़ी स्टडी आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो विपरीत एवं बराबर बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं, तो उसकी गति क्या होगी? देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन दे दी जाए आपको, कैसी कंडीशन? जब दो विपरीत, कह रहा विपरीत और बराबर बल, है ना। जब बराबर बोल दे, विपरीत और बराबर बल, तो सबसे पहले ये तो बल तो गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं, तो इसकी गति क्या होगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई मान लीजिए कोई ये दीवार है ना, कोई दीवार है, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाएगा, यानी कि इधर से बल लगाएगा, और एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से बल लगा रहा है। ये क्या कह रहा है? बराबर बल लगाए जाते हैं। जब भी दोनों व्यक्ति बल लगाएंगे तो एक तो होगा F माइनस, एक तो होगा प्लस का बल, एक माइनस का। जो परिणामी बल निकल के आएगा वो आपका शून्य रहेगा। यानी कि तो इस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वस्तु एक जगह ही रहेगी, यानी कि वो कोई गति नहीं करेगी। यानी जब बराबर बल लगेगा इधर से भी इधर से भी, यानी दोनों लोग बराबर बल लगाएंगे, तो परिणामी बल आपका जो शून्य हो जाएगा। एंड इसकी गति क्या होगी? यानी कि अपरिभावित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, यानी कि बल क्या होगा? शून्य रहेगा, यानी वस्तु कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या समझा? मैंने जितना भी समझाया आप सही से समझ लीजिए। ठीक है, क्या समझाया? जब भी इधर से बराबर बल लग रहा है, उतना बल इधर से लग रहा है जितना उधर से, तो यानी दोनों तरफ बराबर बल लग रहे हैं, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य। परिणामी बल शून्य हो जाएगा, तो यानी वस्तु इधर से उधर गति नहीं करेगी, यानी कि अप्रभावित रहेगी, उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन है, एक न्यूटन बल सीजीएस पद्धति में समतुल्य है। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा, या ऐसे भी पूछ सकता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, यानी कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा है एक न्यूटन बल सीजीएस पद्धति में समतुल्य है, यानी कि एक न्यूटन में स्टूडेंट्स कितना डाइन होता है ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक न्यूटन में आप लिख लीजिए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सही से एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, एंड जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट बनाते चलिए, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया ना। एंड कॉन्सेप्ट क्या है? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए एक डाइन में, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, देखिए एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे 10⁻⁻5 डाइन, है ना, क्योंकि एक डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन होता है ना। एक डाइन में कितना न्यूटन होता है? 10⁻⁻का, यानी कि न्यूटन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। सॉरी, इसका आंसर नहीं बताया मैंने।
इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, सबसे अधिक जड़त्व यानी कि जड़त्व का गुण है। ऑप्शन नंबर ए है कार में, ऑप्शन नंबर बी है ट्रक में, ऑप्शन नंबर सी है एक रिक्शा में, एक साइकिल में, है ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो आपको एक कॉन्सेप्ट सही से बता देता हूँ, आप आराम से समझ लीजिए। देखिए कार में वजन, सबसे ज़्यादा वजन इन चारों में से किस में होगा, आप मुझे यह बताइए। तो सबसे ज़्यादा आपका जो लोड यानी कि वेट होगा वो होगा आपका ट्रक में, है ना। तो जिसमें ज़्यादा वेट रहेगा उसमें उतना ही घर्षण अधिक रहेगा, यानी कि ट्रक में सबसे अधिक वेट है तो इसमें क्या होगा, अधिक घर्षण रहेगा, है ना। तो घर्षण, और इसमें पूछा क्या हमसे, सबसे अधिक जड़त्व, और जिसमें यानी कि अधिक घर्षण रहेगा इसमें, तो अधिक घर्षण रहेगा तो उसमें जड़त्व भी अधिक रहेगा, है ना। ये ट्रक में जिसमें ज़्यादा वजन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसे याद यानी कि निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, जिसमें ज़्यादा वजन हो, ये ध्यान रखना, जिसमें ज़्यादा वजन रहो उसमें जड़त्व भी अधिक होगा, है ना, जड़त्व भी अधिक होगा, ये आप ध्यान रखिए। जिसमें ज़्यादा वजन हो उसमें जड़त्व अधिक रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो वजन है, सबसे ज़्यादा आपका वजन है वो है ट्रक में। तो ये ट्रक यानी कि इसमें जो है जड़त्व अधिक होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। यही इसका ट्रिक है, जिसमें ज़्यादा वजन हो वो पृथ्वी से उतना ही ज़्यादा घर्षण करेगा एंड उसमें जड़त्व उतना ही अधिक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ। इस क्लास को आप रेगुलर लीजिए, आप डेली आप हमारी क्लास को शेयर कीजिए एंड क्लास डेली अटेंड कीजिए। काफ़ी बेहतरीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में आने ही वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं जो करा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2, है ना। देखिए आग बुझाने वाला जो यंत्र है वो यंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है Na2CO3, इसे बोलते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट, ये ध्यान रखना। सॉरी सोडियम बाई नहीं बोलेंगे क्योंकि सोडियम बाई कार्बोनेट, देखो इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट इसे बोलेंगे, देखना NaHCO3, इसे बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ये ध्यान रखना, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा एंड क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद हल कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको ऑप्शंस बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक एल्कीन यानी कि है एल्कीन है। सबसे पहले देखिए आयुफेशियम में 3 चीज़ें होती हैं। एल्कीन आपसे पूछ रहा है, एक होता है एल्केन, है ना, एक होता है एल्केन, या ध्यान रखिए एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, है ना, एक होता है एल्काइन, इतना ध्यान रखिए 3 होता। तो हमसे एल्कीन पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट में इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है। एल्काइन का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2,
और इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्कीन का। एल्कीन का होता है CnH2n, है ना। और एल्काइन का मैं इधर लिख देता हूँ CnH2n-2। ये 3 सूत्र है, ठीक है ना। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है एल्कीन का, तो एल्कीन कौन सा है, एल्कीन ये वाला है। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे खोजने के लिए क्या करेंगे, सभी में देखिए C पे 4 है, C पे 4 यानी कि C 4 है, यानी कि n का मान जो है आपका 4 है। तो हम n का मान यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है। इस वाले में n का मान हम 4 रख देंगे क्योंकि एल्कीन का ही तो है। तो n बराबर 4 रखने पर तो हमने n का मान 4 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Cn यानी कि C4 और H2n यानी कि H2n का मतलब 2 × 4, तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे C4H8, है ना। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, एल्कीन, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को ये सपोर्ट कर रहा है, इस वाले को, है ना। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला इस वाले को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एल्कीन वाले को। हमसे एल्कीन ही पूछा था, तो इसका ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर C4H8, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीनों मैंने फॉर्मूले लिखाए, उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सॉरी, इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए, आपके लिए इतना ही। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को इस चैनल पर जोड़िएगा। एंड आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एंड बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे जिससे वीडियो में आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।